हेलो एवरीवन। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स का एक ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सा चैप्टर ग्रेविटेशन। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे ग्रेविटेशन का, ग्रेविटी क्या है, साथ ही हम देखेंगे व्हाट इज़ फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, its formula, derivation and some numericals also। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एडुग्रो बाई एपी सर, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम देखते हैं क्या है। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Gravitation is the force of attraction between any two bodies in the universe। इन द यूनिवर्स वो बॉडीज कुछ भी हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें वो बॉडीज क्या क्या हो सकती हैं। वो हो सकती है सन एंड अर्थ, वो हो सकती है सन एंड मून, वो बॉडी हो सकती है, मैं थोड़ा सा इस प्लेनेट से बता रहा हूं, अर्थ एंड मून, हो सकती है सन एंड मार्स, एटसेट्रा एटसेट्रा वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं और वो इनके बीच में ये फोर्स लगता है। अब ऐसा नहीं सोचने लगना आपके सर क्या केवल सेलेस्टियल बॉडी के बीच में फोर्स लगता है, नो नो, और भी देख सकते हैं। फर्नीचर के बीच में, ह्यूमंस के बीच में, अदर ऑब्जेक्ट, फ्रूट एंड अर्थ के बीच में, वेरियस प्लेसेस पर ये फोर्स लगता है। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट वी कॉल इट, ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। आप सबने वो न्यूटन वाली स्टोरी तो सुनी होगी। आप सब जानते होंगे कि कैसे न्यूटन ने गिरते हुए एप्पल जब नीचे गिर रहा था, सर आपने पेड़ नहीं बनाया। अरे भाई पेड़ की क्या जरूरत है, आप एप्पल खाओ, पेड़ क्यों देखते हो। एप्पल जब नीचे आ रहा था तो न्यूटन ने इस गिरते हुए एप्पल ने न्यूटन को इंस्पायर किया कि व्हाई इट इज फॉलिंग डाउन ओनली। इस इंस्पिरेशन के साथ साथ उसने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया। ओनली दिस स्टोरी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशन। ऐसे किसी एक घटना से कोई साइंस में ऐसी बड़ी चीज़ नहीं मिलती है। तो उन्होंने ये देखा कि ये एप्पल नीचे गिर रहा है, इससे इंस्पिरेशन आया, एक थॉट आया, और फिर उन्होंने केपलर्स लॉ, जो कि आप पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया और ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन ने बताया। तो यहाँ पर हम जरा इसको देखें डिटेल में कि ये जो अर्थ है, अर्थ एक फोर्स से एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। क्या एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा? डेफिनेटली कर रहा होगा। अर्थ पर भी एक फोर्स लग रहा होगा। दोनों फोर्स ये जो हैं, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, राइट। मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। दोनों फोर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर अब क्वेश्चन ये आता है कभी कभी, सर जब ग्रेविटेशन फोर्स इन दोनों के बीच लग रहा है, एप्पल पर अर्थ ने ग्रेविटेशन लगाया, एप्पल ने अर्थ पर लगाया, एप्पल ही क्यों चला? एप्पल क्यों अर्थ के पास आ रहा है? उस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। अर्थ क्यों नहीं जा रही है एप्पल के पास ग्रेविटेशन फोर्स के कारण? थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। न्यूटन बाबा ने आपको बहुत परेशानी दी है। न्यूटन बाबा ने एक लॉ बताया था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो आपने इसी क्लास 9th के चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उन्होंने ये बताया था F = ma। याद आ गया? वेरी गुड, आप सब बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम क्या करते हैं? एक्सेलरेशन निकालना हो तो इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं F = F/m, राइट। A = F/m। समझ गए आप सब, बस यही करना है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, मास और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। एक्सेलरेशन मतलब मोशन, एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब वेलोसिटी है मतलब मोशन है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम, मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा। अब यहाँ जाओ, इसका मास पिद्दू सा और इसका मास बहुत ज्यादा, कितना होता है? नियर अबाउट 10⁻24 kg के रेंज में होता है माय डियर। तो अब आप कहेंगे कि सर
इस अर्थ को मूव कराना, ऊपर ले जाना तो बहुत मुश्किल है, बहुत फोर्स चाहिए डेफिनेटली। यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो एप्पल को लाने के लिए तो बहुत ज्यादा है, सफिशिएंट है, लेकिन अर्थ को उसकी पोजीशन से एप्पल की तरफ खिलाने को भी पर्याप्त नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ग्रेविटी की। जरा ध्यान से देखेंगे, अगर आप समझ में नहीं आया तो पॉज करके रिवाइंड करके फिर से चलाओ और देखो, मजा आएगा, समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं ग्रेविटी की। तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन है पूरे यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट्स में अट्रैक्शन, ये ग्रेविटेशन है, राइट? ये ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटी क्या है, थोड़ा फिर से देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं कि ये अपना अर्थ है और अर्थ के चारों ओर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये है एक ऑब्जेक्ट, ये है एक ऑब्जेक्ट, ये है। तो अर्थ भी इन सब पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, डेफिनेटली लगाएगी। इसको अट्रैक्ट करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी, इसको भी कर लेगी भाई। जब इन सब पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, स्पेशली इन केस ऑफ अर्थ, ग्रेविटी इज द स्पेशल केस। ग्रेविटी, आप चाहें तो मैं यहां लिख देता हूं, ग्रेविटी इज द स्पेशल केस ऑफ अर्थ। ग्रेविटी इज द स्पेशल केस ऑफ अर्थ। और ग्रेविटेशन क्या है? होल यूनिवर्स। हालांकि यहां पर इसको हम ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटेशन कहेंगे तब भी गलत नहीं है, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए अर्थ के चारों ओर, अर्थ अपने चारों ओर की जिन ऑब्जेक्ट पर अट्रैक्शन फोर्स लगाती है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। स्पेशल केस ऑफ अर्थ, केवल अर्थ के लिए। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ। अब इस बात पे जरा ध्यान देना बच्चों, विशेष रूप से मैं इसको डबल अंडरलाइन करना, यूनिवर्सल लॉ। इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों कहा हम बताएंगे, बात करेंगे। पहले हम लॉ को देखते हैं, यूनिवर्सल लॉ क्यों कहा इसको। पहले चलो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया और क्या कहा, आप नोट भी करते जाइए, सुनते भी जाइए। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, every object in this universe attracts every other object. Attracts every other object with a force. केवल अट्रैक्ट करता है और कुछ नहीं। अट्रैक्ट विद a force which is, क्या नाम है फोर्स का? ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स विच इज डायरेक्टली proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ये पूरा स्टेटमेंट है माय डियर स्टूडेंट। फोर्स विल एक्ट along the line joining them। ज्वाइनिंग वर्ड बड़ा पेनफुल लग रहा है आजकल के टाइम में, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम थोड़ा उसके फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। कंसीडर करते हैं कि चलो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ये ऑब्जेक्ट है ए और ये ऑब्जेक्ट है बी। इसका मास है m1 और इसका मास है m2। यूनिवर्स में कहीं भी है, हम कुछ डिसाइड नहीं कर रहे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस हमेशा उनके सेंटर से लेना, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए r है, तो ये इन पर फोर्स लगेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा ऐसे यहाँ, राइट, और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ए बी को खींचेगा,
ओके, और बी ए को खींचेगा, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन। एक ही एरो लगा देते, चाहे किधर भी लगा दो, मान लीजिए इनके बीच में लगने वाला फोर्स है। अब इसको लिखा कि फोर्स एफ जो है, ये वाला एफ, ये फोर्स एफ इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। और साथ ही उन्होंने कहा, न्यूटन ने, कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उसका सेकेंड पार्ट जो बन जाएगा, एंड वी कैन राइट एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? वेरी गुड। आगे देखो, अब हम इन दोनों को कंबाइंड करते हैं माय डियर। चलो कंबाइंड करके आराम से लिखते हैं, एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा उसका मैथमेटिकल फॉर्म बन गया स्टेटमेंट का डायरेक्ट। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बन गया। अब इसके आगे हम क्या करते हैं माय डियर, हम जनरली न्यूमेरिकल में यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। देखो, प्रोपोर्शनलिटी से नहीं चलेगा, हमको यहाँ इक्वलिटी चाहिए। तो इक्वल का साइन लाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट चाहिए। जरा ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। ग्रेविटेशन चैप्टर का बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, ध्यान देखना। एफ, इसको आगे बढ़ाया हमने, इसी को एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट लेके आए, यहाँ पर एक कांस्टेंट लेकर आए, एफ इज इक्वल टू जी, और कांस्टेंट के बाद फिर जे सब एज इट इज, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एक और फॉर्मूला बन गया इसका, ये बहुत इंटरेस्टिंग। अब इस फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। यस सर, हमको m1 m2 की वैल्यू मालूम हो, हमको उनके बीच की डिस्टेंस मालूम हो, और जी भी मालूम होना चाहिए, तभी एफ की वैल्यू आएगी। अब जी क्या बोला है, तो पहले जी के बारे में देखते हैं क्या है। यहां लिखते हैं जी क्या है। कांस्टेंट, जी इज ए कांस्टेंट ऑफ proportionality, proportionality, G is the constant of proportionality। कहते क्या है इसको, इसका नाम क्या होता है, G का नाम होता है यूनिवर्सल। ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट टाइम आप इस टाइप चीजें देख रहे हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब कहेंगे सर फिर से यूनिवर्सल वर्ड आ गया। तो माय डियर, जहां भी यूनिवर्सल वर्ड आ रहा है मींस दैट पर्टिकुलर थिंग, फिजिकल क्वांटिटी इज होल्ड्स गुड फॉर होल यूनिवर्स। मतलब वो पूरे यूनिवर्स में अच्छे से एप्लीकेबल है, काम करती है। यहां इसका मतलब क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का इस जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। मैं बता रहा हूं जी की वैल्यू क्या है। देयर वर ए साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश हु कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ जी, एंड व्हाट ही टोल्ड, उसने क्या वैल्यू दी माय डियर। अब देखो जी पे बहुत सारा काम चल रहा है। जी की वैल्यू उसने दी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब इसका यूनिट भी है। ओहो, वेरी इंटरेस्टिंग। सर यूनिट क्या होगा, यूनिट तो मैं बता दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना कि यूनिट आया कहां से। यूनिट आएगा इस फॉर्मूले से, कैसे भी बताता हूं। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कुछ लोग ऐसे लिखेंगे, कुछ ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। दोनों एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही चक्कर, इसका यूनिट है। ठीक है, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसको भी हटा दे रहा हूं, नहीं आप कंफ्यूज होते रहेंगे। नाउ हाउ दिस यूनिट केम, ये यूनिट आया कैसे। चलो इस फॉर्मूले को जी के फॉर्म में लिखो। इस फॉर्मूले को अगर हम जी के फॉर्म में लिखें, ये एरो ऐसे लगा देते हैं। अगर इस फॉर्मूले को हम जी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा माय डियर, आर स्क्वायर को एफ में मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एफ आर स्क्वायर बन गया, और m1 m2 से यहाँ डिवाइड कर दिया। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या ये चीज समझ में आ गई आपको। जी की वैल्यू निकल गई। अब हम जी की यूनिट बनाएंगे तो इनकी यूनिट का यूज करेंगे। फोर्स की यूनिट क्या होती है, वेरी गुड, आप सब जानते हैं, न्यूटन होती है। आ गया सर। आर डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट फर्स्ट चैप्टर मीटर, स्क्वायर लगाया तो मीटर का स्क्वायर। मास केजी, मास केजी, केजी वो 2 kg नहीं, केजी स्क्वायर, तो ये हो गया केजी स्क्वायर। तो ऐसे इसका यूनिट बन गया। मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, मैं इसका लिख दूं, इट विल रिमेन सेम, ये जी की यही वैल्यू, इट विल रिमेन सेम इन होल यूनिवर्स,
अरे भैया ये तो यूनिवर्स हो गया पूरा, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम रहेगी, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। चलो अब हमने जो फॉर्मूला ड्राइव कर लिया उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। फॉर्मूला क्या ड्राइव किया हमने, यहाँ मैं लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फॉर्मूला आया जिसमें कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जरा देखेंगे कैसे वो क्वेश्चन होगा और हम काम करेंगे। सपोज दैट क्वेश्चन ये है कि दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके मासेस हैं m1 एंड m2 और उनके बीच की डिस्टेंस है d और उनके बीच में फोर्स है F। क्वेश्चन समझ रहे हैं? टू ऑब्जेक्ट आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस d हैविंग मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना चाहता, सुने ध्यान से। And have gravitation force between them is F. What will be the new force? What will be the force? New force न लिख के force लिख दो। What will be the force when the distance is half? अगर उनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगा? चलो देखते हैं बच्चों। हम पहले देखते हैं फर्स्ट केस में उनके ऊपर F कितना लगेगा, F1 G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। कैसे सर? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। नाउ अब कंडीशन क्या लिखा है? कंडीशन लिखा है व्हाट विल बी द फोर्स व्हेन द डिस्टेंस इज हाफ। ध्यान देना, क्वेश्चन को पढ़ना, उसको बार बार पढ़ना, समझना बहुत जरूरी है। इफ़ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन यू कैन सॉल्व इट इजी। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तब तक डिफिकल्ट है जब तक आप क्वेश्चन समझ नहीं पाए। एंड यू नो द फॉर्मूला। F2 में क्या करना है हमको? F2 इज इक्वल टू जी, तो कांस्टेंट है यूनिवर्सल भैया, वो सब जगह रहेगा, चाहे F1 हो चाहे F2, चाहे डिस्टेंस कम ज़्यादा, नो मैटर, जी विल रिमेन्स जी। यस जी साहब, तो जी ही रहेंगे। मास भी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं हो रहा, तो डिस्टेंस कम होने से मास थोड़ी चेंज होगा। जैसे मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर का कैप है, इतनी दूरी पर रखे रहें, इतनी दूरी पर उन दोनों के मास में चेंज थोड़ी आने वाला है। समझ गए? गुड, आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। अब चेंज किस में आया? डिस्टेंस में। कितना हो गई? हाफ। तो डी का हाफ करो भैया, dy2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही लिखना, अगर डी पे अकेला स्क्वायर लिख दोगे गलत हो जाएगा, लिखने का तरीका भी सीखो। ध्यान दो, F2 G m1 m2 डी स्क्वायर बाई 4 सॉल्व करोगे आएगा, थोड़ा दोबारा लिखता हूँ, डी स्क्वायर बाई 4 ये आएगा। समझ गए? अब आपको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आता होगा, ये 4 अब जाएगा तो जाएगा F2 4 G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, राइट? देखो ये 4 ऊपर जाएगा, तो ये समझते हैं ना आप? मैं बताऊंगा किसी अलग वीडियो में थोड़ा डिटेल कैसे न्यूमेरिकल्स करते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला दिखाऊंगा। तो ये एक पार्ट दिख रहा अलग, जरा ध्यान से देखो। क्या यहाँ पर हम ये F1 रख सकते हैं? अरे रख सकते हैं ना, F1 इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर ही है तो भैया। तो आ गया F2 बाद वाला फोर्स, सेकेंड फोर्स, दूसरा फोर्स 4 टाइम ऑफ F1। तो क्या बन गया आंसर? अगर हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है पहले जो फोर्स लग रहा था उससे। मान लो F1 की वैल्यू होती, फॉर एग्जांपल F1 की वैल्यू होती 10 न्यूटन, राइट? तो कितना हो जाता है F2 की वैल्यू? सर 40 न्यूटन हो जाती, राइट? तो 4 गुना बढ़ गया ना। इस टाइप से इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स। ऐसे न्यूमेरिकल्स कम आएंगे कि m1 m2 की वैल्यू दी हुई है, r की दी है, g की वैल्यू, f कैलकुलेट करो ना भैया ना, g की वैल्यू रख करके कैलकुलेशन करना। 9th के बच्चों के लिए विदाउट कैलकुलेटर इट इज़ नॉट ईजी टास्क, ये ईजी नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अगला हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो न्यूमेरिकल तो अच्छा है। इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपकी रेफरेंस बुक में होंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी हैं। प्लीज़ डू प्रैक्टिस, हैव डाउट आस्क इन कमेंट बॉक्स, और देखते रहिए। अभी आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। इस चैनल को, वीडियो को अंत तक देखना, बहुत मज़ेदार चीज़ मिलने वाली है। हाँ, तो हम बात करने वाले हैं नया चीज़ इसमें, जिसका नाम है फ्री फॉल। तो प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब मत ज़रूर करें,
वीडियो को पूरा देखें। कभी कभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और चीज़ें लास्ट में बताई जाती है, जैसे जैसे याद आती जाती हैं। तो वो बात करते हैं फ्री फॉल की। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, राइट, और ये अर्थ सरफेस है जहाँ पर आप कहीं खड़े हुए देख रहे हैं। ओहो, अब ये ऑब्जेक्ट को कोई भी फोर्स नहीं लग रहा हो, इफ इट इज फ्री फ्रॉम ऑल फोर्सेस एक्सेप्ट ग्रेविटेशन। कौन लगाएगा ग्रेविटेशन? ये अर्थ लगाइए भैया, भारत माता, धरती माता। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लग रहा है और नीचे इस ऑब्जेक्ट को लेके आ रही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम सम हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटी, देन इट सिचुएशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरना स्टार्ट किया होगा, माय डियर स्टूडेंट, फ्री फॉल आप समझ गए, जब यहाँ से स्टार्ट किया होगा गिरना, स्टार्ट तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी या नहीं? यस थी सर, अंडरस्टैंड, फर्स्ट चैप्टर को ध्यान करो। अब जब ये यहाँ से आया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहाँ आने पर कुछ वेलोसिटी हुई होगी, इससे तो ज़्यादा रही होगी। यस सर, कंटिन्यूस इस पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर आने पर वेलोसिटी फिर से इंक्रीज कर गई और यहाँ पर आने पर फिर से इंक्रीज कर गई, यहाँ पर टकराने के बाद 0 होगी, रुकेगा, अलग बात है, बट वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी के साथ साथ टाइम भी इंक्रीज कर रहा है माय डियर, टाइम बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आने में इसको आधा सेकंड लगा, यहाँ पर आने में 1 सेकंड, यहाँ पर आने में कुछ और टाइम लग गया। वेलोसिटी इज चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी इज चेंजिंग। v3 माइनस v1 करोगे तो डेफिनेटली कुछ वैल्यू आएगी। वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम भी चेंज हो रहा है। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फर्स्ट चैप्टर को याद करो, आप सब जानते होंगे, पढ़ा है आपने। ये एक्सेलरेशन ही तो होता है, v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, या फाइनल ये है, इनिशियल ये है, या ये है, u 0 है मान लो, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है under the influence of only gravitational force, it acquired some acceleration. This acceleration आता है, इसको ही कहते हैं acceleration due to gravity। इसी को कहते हैं acceleration due to gravity, क्योंकि इस पर बच्चों फोर्स केवल ग्रेविटी का ही लग रहा था। acceleration due to gravity, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल g से, g फॉर ग्रेविटी। जी फॉर गुलाब जामुन मत समझ लेना यार, जी फॉर ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे आएगा। तो हम बात करते हैं जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या आएगा, चलो देखते हैं। आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलो इंटरेस्ट लेते। कंसीडर करते हैं कि ये अर्थ है, बड़ा इसका ये मास है, इसका ये सेंटर है, और यहाँ से इसकी ये रेडियस है आर, कैपिटल आर। अर्थ है भैया, बड़ा लेना पड़ेगा। और यहाँ इसके नज़दीक में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, पिद्दू सा छोटा सा, और ये बॉडी है अर्थ m, बड़ा मास है, इसका रेडियस, इसका कुछ नहीं। अब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के बिल्कुल क्लोज है, अर्थ पर नहीं है लेकिन क्लोज है, मोशन में होगा, गिर रहा होगा, जो भी, बिल्कुल क्लोज है। इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन दादा ये फोर्स क्या लगेगा, F इक्वल टू जी एम। ये कैसे एम? ये अर्थ का मास, ये ऑब्जेक्ट का मास जो पास में है, राइट। ये थोड़ा सा स्फेरिकल बना सकते हैं आप लोग अच्छा लगने के लिए, हाँ ठीक है। ये पांडे सर तो देखो कैसा बना रहे हैं, ओहो अच्छा बन गया। तो ये फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन दादा ने बताया था, F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। सर आर स्क्वायर तो डिस्टेंस थोड़ा ऊपर दिख रहा है से, अरे भैया समुद्र में से एक चम्मच पानी का कोई डिफरेंस नहीं। अगर हम इसको मान लें कि r प्लस 0.0001 मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में, तो r की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। और कितनी होती है मालूम है? 6400 किलोमीटर। मैं बताऊंगा आगे आपको, देखते चलिए मजा आएगा। आप मीटर में लिखेंगे तो 6.4 × 10 की पावर कितना, जल्दी बताओ, 10 × पावर 6 मीटर, मीटर में बन जाएगा ये। तो अब रेडियस बहुत ज़्यादा है तो हम बात करते हैं इसके कंपैरिजन में, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट मान लेंगे इस डिस्टेंस को, और केवल पूरी डिस्टेंस को r मान करके चलेंगे। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्मॉल जी का वैल्यू, चलो जल्दी देखते हैं। लेकिन न्यूटन्स ने एक बार कहा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी दिया है। न्यूटन बाबा ने क्या क्या दिया है बच्चों? बहुत सारी चीजें दे दी सर, हम तो परेशान हो गए पढ़ते पढ़ते। बात तो सही कह रहे हो। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दिया है न्यूटन बाबा ने, उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं F इज इक्वल टू mg लगेगा। यस, फोर्स एक्सेलरेशन g आ रहा है, उसमें गिर रहा है अर्थ की तरफ।
इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, दोनों को कंपेयर कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा mg इज इक्वल टू gmm अपॉन आर स्क्वायर। शाबाश बच्चों, आप तो समझ गए सारी चीज, सारी कहानी। अब इसको हम यहाँ देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट का मास है, ये भी ऑब्जेक्ट का मास है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो g का वैल्यू आ गया gm अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है स्मॉल g का वैल्यू। मैं अब इसको डिटेल में साफ करके यहाँ लिख दे रहा हूँ। स्मॉल g का एक्सेलरेशन वैल्यू यही होता है, स्मॉल g इज इक्वल टू आता है gm अपॉन आर स्क्वायर। ये स्मॉल g है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। लेकिन बच्चों एक चीज देख रहे हैं आप इस इक्वेशन में पूरी में, इस इक्वेशन में एक चीज देखो विशेष के, जिस बॉडी का ये एक्सेलरेशन है उस बॉडी का मास इस पूरी फॉर्मूले में नहीं है। ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इट इज द मास ऑफ अर्थ है, ये अर्थ का मास है और ये अर्थ की रेडियस का स्क्वायर है, उसमें इस बॉडी के मास का कोई रोल नहीं। तो इसीलिए आपने नाम सुना होगा गैलीलियो भाई साहब का, दो आइडेंटिकल मैटर या किसी एक ही पदार्थ से बने हुए दो स्फीयर जिनके मास अलग अलग हों, अगर उनको एक ही हाइट से एक ही समय में टाइम सेम हो, एक ही हाइट से एक ही समय में एक साथ गिराया जाए तो अर्थ सरफेस पर दोनों एक साथ टकराते हैं माय डियर। हाँ, ये मत सोचना कि भारी वाला पहले जाएगा सर लाइट बाद में आएगा, दोनों एक साथ आएंगे। इट विल टेक 1 सेकेंड, इट विल ऑल्सो टेक 1 सेकेंड। Why? बिकॉज एक्सेलरेशन g जो दोनों में प्रोड्यूस होगा वो इन दोनों के मास पर डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर मासेस, राइट। इसके बेस पर आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत सारे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैपिटल अर्थ का मास आपकी बुक में दिया हुआ है, अर्थ का रेडियस दिया है, कैपिटल जी की वैल्यू मैंने आपको बताई है। जब इनको आप रखेंगे, नोट करेंगे तो जी की वैल्यू निकल आएगी। जी की वैल्यू क्या होती है माय डियर, जी का अर्थ का मास 6.67 10 की पावर -11 इंटू अर्थ का मास रखा 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg अपॉन 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते रहिए आराम से बैठ करके फुर्सत के टाइम में। अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू हो जाती है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये स्मॉल जी की वैल्यू। तो आज आपने ये सब सीखा, इसको अगले वीडियो में हम इनका न्यूमेरिकल्स में यूज करना सीखेंगे, कैसे और कब कहाँ करते हैं। तब तक आप देखते रहिए आपका प्यारा सा चैनल एडुग्रो बाय एपी सर, और सीखते रहिए फिजिक्स। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, पड़ोसियों को, सबको बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।